दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेकाबू हो चुके हैं। महाशक्तियां आमने सामने हैं। गोलियों की गूंज से ग्लोबल ट्रेड हिल चुका है और इस आग की लपटें अब हिमालय तक पहुंच गई हैं। नेपाल में जो खेल हुआ है उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है और इस पूरे गेम में भारत की एंट्री ने पूरी बाजी पलट दी है। ईरान, अमेरिका और पाक इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जहां अमेरिकी नेवी ने समंदर की ऐसी घेराबंदी की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने कई कमर्शियल जहाजों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई है। इसी बीच खबर आ रही है कि पाक में अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से चल रही अंतिम दौर की मुलाकात भी फेल ही नजर आ रही है और ईरान ने भारत के भी कुछ जहाजों को जब्त कर लिया है, जिससे टेंशन 7वें आसमान पर है। लेकिन इस ग्लोबल बारूद के बीच हिमालय की गोद में बसे नेपाल में एक ऐसा खेला हो गया है जिसकी तपिश वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक महसूस की जा रही है। क्या आपको लगता है कि नेपाल जैसा छोटा देश दुनिया की 2 महाशक्तियों यानी चीन और अमेरिका को एक साथ ठेंगा दिखा सकता है? और वो भी तब जब भारत का सिर्फ एक फोन कॉल पूरी बाजी पलट दे। आज बात उस पंगे की होगी जिसने काठमांडू की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक खलबली मचा दी है। कैसे भारत ने अपनी एक सटीक योजना से नेपाल में चीन और अमेरिका की बत्ती गुल कर दी और एक ही झटके में पूरी बाजी अपने हाथ में ले ली। यह जानकर आप भी कहेंगे यही है 2026 का नया भारत। अमेरिका और चीन इस वक्त नेपाल को अपना नया अखाड़ा बनाने की पूरी कोशिश में जुटे थे। बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक की नजरें सिर्फ इस बात पर थीं कि कैसे नेपाल को भारत के प्रभाव से खींचकर अपनी गोद में बिठाया जाए। लेकिन भारत ने अपनी ऐसी चाल चली कि बीजिंग से लेकर अपनी बात की पूरी कोशिश में जुटे थे। इन दोनों सुपर पावर्स के चेहरे लटक गए हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जो कल तक भारत को अपनी टेढ़ी नजरें दिखा रहे थे और थोड़े एंटी इंडिया तेवर अपना रहे थे, अब अचानक दिल्ली आने के लिए अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या जादू हुआ कि महज 20 दिनों के अंदर बालेंद्र शाह के 2 सबसे भरोसेमंद मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और उन्हें इस्तीफा देकर घर बैठना पड़ा? क्या यह भारत का प्रेशर था या फिर नेपाल के भीतर उबल रहा वो जन आक्रोश जिसने बालेंद्र शाह की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है? आखिर मोदी सरकार का वो कौन सा सीक्रेट फैसला था जिसकी भनक लगते ही मोदी से मिलने दौड़कर भारत आ रहे हैं नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक एक करके उन राज्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें दबाने की पुरजोर कोशिश बीजिंग और वाशिंगटन दोनों मिलकर कर रहे थे। दोस्तों, मामला सिर्फ सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का नहीं है। यह खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। बालेंद्र शाह ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत से आने वाले सामानों पर अचानक भारी भरकम ड्यूटी लगा दी थी। उन्हें लगा था कि वो इससे अपनी राष्ट्रवादी इमेज बनाएंगे, लेकिन भाई, जनता को बेवकूफ समझना सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही सीमा पर टैक्स बढ़ा, नेपाल के आम आदमी की थाली से दाल चावल महंगा हो गया और बाजार में हाहाकार मच गया। वहां की जनता सड़कों पर उतर आई और बालेंद्र शाह की सरकार की नींद हिल गई। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब अमेरिका के स्पेशल डेलीगेट रॉबर्ट कार्डिन और चीन के उप विदेश मंत्री चेन सोंग एक ही हफ्ते के अंदर काठमांडू पहुंच गए। दोनों का मकसद एक ही था, नेपाल को भारत के प्रभाव से बाहर खींचना और वहां अपना वर्चस्व जमाना। पर उन्हें क्या पता था कि 2026 का भारत अब सिर्फ डिफेंसिव गेम नहीं खेलता, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर सीधा बाउंड्री के बाहर छक्का मारना जानता है। भारत ने बिना शोर मचाए एक ऐसी खामोश नाकेबंदी का इशारा दिया कि नेपाल के बड़े व्यापारिक संगठनों और वहां की नई जेन जी जनरेशन ने सरकार के खिलाफ खुली बगावत कर दी। अब बालेंद्र शाह के पास भारत के सामने सरेंडर करने और दिल्ली आने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। लेकिन क्या बालेंद्र शाह का यह भारत दौरा सिर्फ एक फॉर्मल मुलाकात है या फिर यह नेपाल के अस्तित्व को बचाने की उनकी आखिरी छटपटाहट है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चीन की गोद में बैठने का हसीन सपना नेपाल के कुछ वामपंथी नेता देख रहे हैं, उसी चीन ने बहुत ही चालाकी से उत्तरी नेपाल के हुमला और गोरखा जिलों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालत यह है कि वहां आज नेपाल की अपनी पुलिस और प्रशासन भी चीन की सेना की इजाजत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। चीन ने वहां अपने बंकर और हाई टेक टावर खड़े कर दिए हैं। क्या नेपाल भी तिब्बत बनने की राह पर चल पड़ा है या फिर भारत एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने इस हिमालयी दोस्त को ड्रैगन के जहरीले जबड़े से सुरक्षित निकाल लाएगा? अगले कुछ मिनटों में हम उस भविष्य के मास्टर प्लान पर बात करेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी और बालेंद्र शाह के दिल्ली में होने वाली मुलाकात के बाद जमीन पर उतरने वाला है। ये जो नेपाल और भारत के बीच कस्टम ड्यूटी को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है, इसे आप महज कागजी टैक्स का फेरबदल मत समझिए। यह बालेंद्र शाह की एक सोची समझी कूटनीतिक चाल थी
ताकि वो नेपाल की जनता के बीच अपनी धाक जमा सके कि वो भारत के दबाव में नहीं आते। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के सीमा पर टैक्स की दरें 20 से 30% तक बढ़ा दी, जिसका सीधा असर भारत से जाने वाली जरूरी चीजों जैसे पेट्रोल, दवाइयां और अनाज पर पड़ा। लेकिन भाई, नेपाल की जो नई पीढ़ी है, जो आज के डिजिटल युग की जेन जी जनरेशन है, वो अब पुराने ढर्रे की राजनीति में नहीं फंसती। उन्हें पता है कि नेपाल की रगों में जो आर्थिक खून दौड़ रहा है, उसका रास्ता भारत से होकर ही गुजरता है। जैसे ही कीमतें आसमान छूने लगी, काठमांडू के दरबार मार्ग से लेकर पोखरा की गलियों तक भारत विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। इस नाजुक माहौल का फायदा उठाने के लिए चीन ने तुरंत अपने सबसे शातिर दूत भेज दिए। चीनी प्रतिनिधियों ने बालेंद्र शाह के कान में जहर घोला कि वो नेपाल का सारा पुराना कर्ज माफ कर देंगे और उन्हें भारत की सप्लाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सामान चीन खुद देगा। उधर अमेरिका भी इस बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच गया। उसने अपने मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के अगले फेज का अरबों डॉलर का लालच देकर नेपाल में अपना सैन्य बेस बनाने की फिराक में गोटियां सेट करना शुरू कर दी। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे रणनीतिकारों को इसकी पल पल की खबर थी। भारत ने सीधे तौर पर कोई बयानबाजी नहीं की, बस एक खामोश संदेश भेज दिया कि अगर नेपाल अपनी विदेश नीति को चीन या अमेरिका के चश्मे से देखेगा तो भारत को भी अपने ओपन बॉर्डर और उन तमाम सुविधाओं पर फिर से सोचना पड़ेगा जो नेपाल के नागरिकों को भारत में मिलती हैं। यह एक ऐसी कूटनीतिक धमक थी जिसने बालेंद्र शाह के माथे पर पसीना ला दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा युवा नेता जो बड़े बड़े वादों के साथ सत्ता में आया हो और शासन संभालने के महज 20 दिनों के अंदर उसके 2 सबसे पावरफुल मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाए, तो उसकी इंटरनेशनल लेवल पर क्या साख रह जाएगी। बालेंद्र शाह के गृह मंत्री और वाणिज्य मंत्री को आनन फानन में अपनी कुर्सियां छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो नेपाली व्यापारियों के गुस्से और भारत के कड़े रुख के बीच तालमेल बिठाने में बुरी तरह फेल हो गए थे। ये इस्तीफे सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थे, बल्कि ये इस बात का ढोल पीट पीट कर ऐलान कर रहे थे कि नेपाल की मिट्टी में आज भी प्रो इंडिया भावना कितनी प्रबल है। वहां की जनता अच्छी तरह जानती है कि जब भी पहाड़ पर कोई आपदा आती है या जब रसोई गैस का सिलेंडर खत्म होता है, तो सबसे पहले मदद का हाथ बीजिंग के रास्तों से नहीं बल्कि यूपी और बिहार की सीमाओं से ही आता है। बालेंद्र शाह अब ये कड़वा सच जान चुके हैं कि अमेरिका की शह पर या चीन के लालच में आकर वो अपनी कुर्सी ज्यादा दिन नहीं बचा पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए किसी और देश को नहीं बल्कि भारत को चुना है। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत है। यहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी जो 1-to-1 मीटिंग होगी, उसमें कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगने वाली है जिन्हें अब तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। भारत अब नेपाल में अरुण 4 जैसे विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रक्सौल काठमांडू की हाई स्पीड ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को युद्ध स्तर का बिल्कुल कर शुरू करना चाहता है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो नेपाल को साउथ एशिया का एनर्जी हब बना देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन चुपचाप बैठकर नेपाल को अपने हाथ से निकलता हुआ देखेगा? चीन की नीयत हमेशा से हड़प नीति की रही है, उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए। उसने जिस देश को अपना पक्का दोस्त बताया, सबसे पहले उसी की संप्रभुता को निगला है। पूर्वी नेपाल के इलाकों में चीन ने जो घुसपैठ की है, वो सुनकर किसी भी नेपाली देशभक्त का खून खौल जाएगा। कई ऐसे इलाके हैं जहां सदियों से नेपाली चरवाहे अपने पशु चराते थे। आज वहां चीनी सेना के कटीले तार और इलेक्ट्रॉनिक बाड़ लगी हुई है। चीनी सेना ने वहां नो मैंस लैंड की धज्जियां उड़ाते हुए पक्के निर्माण कर लिए हैं। चीन का प्लान बहुत ही शातिर है। नेपाल को पहले बेतहाशा कर्ज के जाल में फंसाओ, फिर उसकी जमीन पर कब्जा करो और अंत में उसे तिब्बत की तरह अपनी एक कॉलोनी बना लो। अगर बालेंद्र शाह ने आज सही फैसला नहीं लिया तो नेपाल का हश्र भी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा ही होने वाला है। चीन ने नेपाल को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के नाम पर जो सुनहरे सपने बेचे थे, वो अब नेपाल के गले की फांस बन चुके हैं। नेपाल के पास अपना कोई भारी उद्योग नहीं है। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन और भारत के साथ होने वाले व्यापार पर टिकी है। ऐसे में भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी से पंगा लेना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बालेंद्र शाह की भारत यात्रा दरअसल उनकी उस गलती का सुधार है जिसमें उन्होंने सोचा था कि वो भारत को आंख दिखा सकते हैं। यह यात्रा एक नई शुरुआत का वादा भी है और भारत की क्षेत्रीय शक्ति का लोहा मानने का सबूत भी। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में सबसे ज्यादा प्रभावशाली भूमिका नेपाल की जेन जी यानी वहां के जागरूक युवाओं ने निभाई है। ये वो लड़के लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से जुड़े हैं और जानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पर डिक्टेटरशिप और भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि सरकार देश को चीन की गुलामी की ओर धकेल रही है, उन्होंने इंटरनेट पर क्रांति ला दी। नेपाल नीड्स इंडिया जैसे टैग्स के साथ लाखों पोस्ट ने बालेंद्र शाह की सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। ये युवा समझते हैं कि भारत के साथ दोस्ती सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि नेपाल के गौरव का हिस्सा है।
भारत ने कभी नेपाल की 1 इंच जमीन नहीं दबाई, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर खड़ा रहा है। अब पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर जमी हैं। जब बालेंद्र शाह और पीएम मोदी की मुलाकात होगी तो मेज पर सिर्फ व्यापारिक आंकड़े नहीं होंगे, बल्कि उस ग्रैंड विजन पर चर्चा होगी जो अगले 50 सालों तक इस पूरे इलाके की किस्मत तय करेगा। भारत अब नेपाल को सिर्फ बिजली या अनाज देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो नेपाल को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ना चाहता है। यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट से लेकर पेट्रोलियम पाइपलाइनों के विस्तार तक भारत ने नेपाल के लिए अपना खजाना खोल रखा है। बस शर्त एक ही है, नेपाल की पवित्र धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत विरोधी एजेंडे या किसी तीसरी शक्ति के बेस के रूप में नहीं होना चाहिए। चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि भले ही काठमांडू के लग्जरी होटलों में बैठकर कितनी भी साजिशें रच लें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर वहां के आम घर की रसोई तक भारत की धड़कन महसूस की जाती है। यह रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि सदियों पुरानी रोटी बेटी की परंपरा का है। बालेंद्र शाह अब इसी अटूट परंपरा की शरण में आ रहे हैं ताकि अपनी सत्ता की डूबती नैया को पार लगा सके। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और हमारे कूटनीतिक इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर चाल पर बारीक नजर रखी जा रही है जब धारणा को सत्ता की डूबती नैया को पार लगा सके, ताकि नेपाल फिर से किसी विदेशी जाल में न फंसे। नेपाल के विकास और सुरक्षा का इकलौता रास्ता भारत के साथ मिलकर चलने में ही है। अगर नेपाल अपनी जमीन पर चीन को किसी भी तरह का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने देता है तो यह सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए रेड लाइन को पार करने जैसा होगा। और आप जानते ही हैं कि 2026 का नया भारत अब अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता। भारत ने साफ और कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है, अगर आप हमारे दोस्त बनकर रहेंगे तो हम आपके लिए अपनी जान हाजिर कर देंगे, लेकिन अगर किसी और की शह पर हमारे खिलाफ साजिश रचेंगे तो फिर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। बालेंद्र शाह के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक इमेज और देश के भविष्य के बीच संतुलन बनाने की है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक चुनाव जीतने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनेता भी हैं, जो जानते हैं कि नेपाल का असली हित कहां है। चीन की बौखलाहट इस वक्त चरम पर है, क्योंकि उसने नेपाल को अपना अगला शिकार मान लिया था। लेकिन भारत की एक साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक ने बीजिंग के सारे अरमानों को धूल में मिला दिया है। अब नेपाल की जनता भी जाग चुकी है और वो किसी भी कीमत पर चीन का उपनिवेश नहीं बनना चाहती। नेपाल की राजनीति में बालेंद्र शाह का आना एक नई लहर जैसा था, लेकिन सत्ता की कुर्सी कांटों का ताज होती है। उन्हें अब यह फैसला करना है कि वो नेपाल को एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ और बड़ा कर लिया है। अब यह नेपाल पर निर्भर करता है कि वो इस हाथ को थामकर आगे बढ़ता है या फिर किसी खाई में गिरने का इंतजार करता है। दिल्ली में होने वाली मोदी शाह की यह ऐतिहासिक मुलाकात न सिर्फ नेपाल की बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र की किस्मत बदलने वाली है। चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार है पैसा और डर, लेकिन भारत का हथियार है प्रेम और विश्वास। नेपाल के लोगों ने देख लिया है कि चीन की सड़कें सिर्फ उनके संसाधनों को लूटने के लिए बनाई गई हैं, जबकि भारत की मदद उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए है। बालेंद्र शाह के मंत्रियों का इस्तीफा दरअसल उसी गुस्से का नतीजा था जो नेपाली जनता के मन में चीन की चालाकी और सरकार की नाकामी के खिलाफ भरा हुआ था। अब वक्त आ गया है कि नेपाल अपनी संप्रभुता को किसी भी विदेशी दबाव से मुक्त करे और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि जिस वक्त बालेंद्र शाह दिल्ली की फ्लाइट पकड़ेंगे, काठमांडू में चीन के एजेंट कोई नया बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश जरूर करेंगे। क्या भारतीय एजेंसियां उन साजिशों को नाकाम कर पाएंगी? क्या नेपाल की जनता अपने प्रधानमंत्री को यह कड़ा फैसला लेने की ताकत देगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो पत्थर की लकीर है, नेपाल की तकदीर भारत के बिना अधूरी है। भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि नेपाल तरक्की करे और खुशहाल रहे। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच दुनिया चाहे कहीं भी देख रही हो, लेकिन भारत की नजर अपनी सीमाओं और अपने पड़ोसियों पर जमी हुई है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि वो अब सिर्फ एक मूकदर्शक नहीं है, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर को तय करने वाला एक बड़ा खिलाड़ी है। नेपाल की यह कहानी अभी बहुत से उतार चढ़ाव देखेगी, लेकिन क्लाइमेक्स यह है कि भारत ने चीन और अमेरिका को पछाड़कर अपनी बादशाहत कायम कर ली है। बालेंद्र शाह का भारत आना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। नेपाल के विकास का रास्ता हिमालय की वादियों से होकर नहीं, बल्कि भारत के साथ मिलकर चलने से निकलता है। अगर नेपाल अपनी जमीन पर चीन को एयरबेस या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इजाजत देता है तो यह सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। और जैसा कि हमने देखा है, 2026 का भारत अपनी सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करता। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर दोस्त की तरह रहोगे तो पलकों पर बैठाएंगे, लेकिन अगर दुश्मन की चाल में फंसकर पीठ में छुरा घोंपोगे तो फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। बालेंद्र शाह के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी छवि को बचाने की है। उन्हें अपनी जनता को यह यकीन दिलाना होगा कि वो भारत के सामने झुके नहीं है, बल्कि देश के हित में हाथ मिलाया है।
लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत की मदद के बिना नेपाल का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। उधर चीन की तिलमिलाहट देखने लायक है। चीन ने सोचा था कि उसने बालेंद्र शाह को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन भारत की एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक ने बीजिंग के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का लोहा दुनिया मान रही है। नेपाल का यह संकट तो बस एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे भारत अपने पड़ोसियों को साथ लेकर एक मजबूत आर्थिक ब्लॉक तैयार करता है। लेकिन यहां एक और बड़ा सस्पेंस है। क्या बालेंद्र शाह की दिल्ली यात्रा के दौरान कोई ऐसा बड़ा समझौता होगा जो चीन और अमेरिका दोनों को बैकफुट पर ढकेल देगा? क्या भारत नेपाल को ग्रेटर हिमालयन पार्टनरशिप का हिस्सा बनाएगा? इस पूरी कहानी में एक विलेन भी है, और वो है नेपाल के भीतर मौजूद वो गुट जो विदेशी पैसों पर पल रहा है। ये वो लोग हैं जो भारत और नेपाल के बीच दरार पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता कि जब बात राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता की आती है तो भारत और नेपाल एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। बालेंद्र शाह के मंत्रियों का इस्तीफा तो बस एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में होने वाली इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से क्या निकल कर आता है। नेपाल की राजनीति में बालेंद्र शाह का उदय एक तूफान की तरह हुआ था, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। उन्हें बैलेंस करना होगा अपनी जनता की आकांक्षाओं को, अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को। भारत ने साफ कर दिया है कि वो नेपाल की तरक्की में उसका पार्टनर बनना चाहता है, मास्टर नहीं। लेकिन क्या नेपाल इस फर्क को समझ पाएगा, या फिर वो फिर से चीन के फैलाए हुए जाल में उलझ जाएगा? चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा शिकार उसका पड़ोसी ही होता है। तिब्बत का उदाहरण नेपाल की आंखों के सामने है। तिब्बत की संस्कृति, उसकी पहचान और उसकी आजादी को चीन ने कैसे कुचला, यह किसी से छुपा नहीं है। नेपाल के लोग अब इस बात को लेकर जागरूक हो रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि उत्तरी नेपाल में चीन के बनाए हुए रोड असल में उसकी सेना के आने के रास्ते हैं। भारत से जो सड़कें और रेल लाइनें आ रही हैं वो व्यापार और समृद्धि के लिए हैं, जबकि चीन की सड़कें सिर्फ कब्जे के लिए। बालेंद्र शाह को यह समझना होगा कि अमेरिका और चीन के लिए नेपाल महज एक मोहरा है जिससे वो भारत को घेरने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका नेपाल के विकास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत के लिए नेपाल उसका परिवार है। जब परिवार के बीच कोई गलतफहमी होती है तो उसे बैठकर सुलझा लिया जाता है, और बालेंद्र शाह का भारत आना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत अब नेपाल में भारी निवेश करने की योजना बना रहा है, जिससे वहां के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे नेपाल की जहां रक्सौल से चलकर ट्रेन काठमांडू के बीचों बीच पहुंचती है, जहां नेपाल की बिजली भारत के ग्रिड के जरिए पूरे दक्षिण एशिया को रोशन करती है, और जहां नेपाल का टूरिज्म दुनिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन बन जाता है। यह सब मुमकिन है बशर्ते नेपाल की सरकार अपनी नीयत साफ रखे। बालेंद्र शाह के पास इतिहास रचने का मौका है। वो या तो नेपाल के सबसे महान सुधारक बन सकते हैं, या फिर एक ऐसे नेता जिसने विदेशी दबाव में आकर अपने देश का भविष्य दांव पर लगा दिया। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस वक्त बालेंद्र शाह दिल्ली में होंगे, ठीक उसी वक्त चीन की तरफ से कोई बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सकता है। हो सकता है कि सीमा पर फिर से कोई छोटी मोटी झड़प या घुसपैठ की खबर आए। चीन अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। वो नेपाल के भीतर मौजूद अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है ताकि बालेंद्र शाह की यात्रा को नाकाम किया जा सके। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे को लेकर पूरी तरह अलर्ट हैं। ईरान और अमेरिका की जंग के साए में दुनिया का ध्यान भले ही मिडिल ईस्ट पर हो, लेकिन दक्षिण एशिया की किस्मत का फैसला हिमालय की चोटियों पर हो रहा है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि अपने दोस्तों की संप्रभुता को बचाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। नेपाल को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि भारत उसके साथ हर कदम पर खड़ा है। बालेंद्र शाह का दिल्ली आना इस भरोसे की जीत है। तो क्या अब नेपाल और भारत के रिश्तों में एक नया सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है, या फिर यह सिर्फ एक सीज फायर है जो कुछ वक्त बाद फिर से तनाव में बदल जाएगा? बालेंद्र शाह के मंत्रियों का 20 दिन में गिरना, क्या यह इशारा है कि नेपाल में कोई बड़ी सियासी उथल पुथल होने वाली है? क्या वहां की जनता अब पूरी तरह से भारत समर्थक सरकार की मांग कर रही है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें बालेंद्र शाह के दिल्ली दौरे के दौरान मिलेंगे। नेपाल की जनता का भारत के प्रति प्रेम आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। पशुपतिनाथ की धरती और काशी अयोध्या का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहेंगी, प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन भारत और नेपाल की यह अटूट डोर हमेशा सलामत रहेगी। चीन और अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो इस सांस्कृतिक और भावनात्मक पुल को नहीं तोड़ सकते।
भारत का हर नागरिक नेपाल की खुशहाली की कामना करता है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन रुकिए, खेल में अभी एक और मोड़ आना बाकी है। क्या आपको पता है कि बालेंद्र शाह के साथ दिल्ली आ रहे डेलीगेशन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पर्दे के पीछे से चीन के इशारे पर काम करते रहे हैं? क्या मोदी जी इन चेहरों को पहचान पाएंगे? और क्या भारत उन गुप्त समझौतों का पर्दाफाश करेगा जो नेपाल ने पिछले कुछ महीनों में गुपचुप तरीके से चीन के साथ किए थे? सस्पेंस की ये परतें अभी और खुलेंगी। अगले कुछ दिनों में जो खबरें काठमांडू और दिल्ली से आएंगी वो पूरी दुनिया की हेडलाइंस बनेंगे। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का यह सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। अगर भारत ने बालेंद्र शाह को पूरी तरह अपने पाले में कर लिया तो यह चीन के लिए 2026 का सबसे बड़ा झटका होगा। यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं होगी, बल्कि यह करोड़ों नेपाली और भारतीय नागरिकों की भावनाओं की जीत होगी। भारत और नेपाल की सीमा पर जो सन्नाटा भी दिख रहा है वो किसी बड़े तूफान के आने की आहट है या फिर एक नई शांति का प्रतीक। कस्टम ड्यूटी का जो विवाद था वो अब लगभग सुलझ चुका है, क्योंकि भारत ने बड़े भाई का बड़प्पन दिखाते हुए कुछ रियायतें देने का मन बना लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद,